हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छा आप तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को इंडेक्स टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी का रिवीजन कराऊंगा। ये जो कॉन्सेप्ट नोट्स हैं ये मैं रेफर करता हूँ मेरी एफर क्विकर बुक से, और इंडेक्स टू के नोट्स ना मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं मैं सारे सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स टू का रिवीजन। देखिए, इंडेक्स टू का नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। इन्वेंट्री की डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड आपका इन्वेंट्री। मैं एक बार इसको लिख के एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, स्टॉक और इन्वेंट्री, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कोई भी एंटिटी अगर गुड्स को परचेज करके सेल करती है तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं ट्रेडेड गुड्स। क्या बोलते हैं? ट्रेडेड गुड्स। अगर ट्रेडेड गुड्स हैं तो वो आपके स्टॉक भी है और आपका इन्वेंट्री भी है। अगर एंटिटी क्या करती है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करके बेचती है, तो उस केस में क्या होगा सर, वो पहले रॉ मटेरियल परचेज करेगी। रॉ मटेरियल स्टॉक भी है, इन्वेंट्री भी है। फिर वो उसे प्रोसेस करेगी। अगर फिनिश गुड्स अभी तक नहीं बना तो डब्ल्यूआईपी कहलाएगा। स्टॉक भी है, इन्वेंट्री भी है। जब फिनिश गुड्स बन जाएगा तो वो आपका स्टॉक भी कहलाएगा और आपकी इन्वेंट्री भी कहलाएगी। इसका मतलब अगर मैं ट्रेडेड गुड्स की बात करूं, रॉ मटेरियल की बात करूं, डब्ल्यूआईपी की बात करूं, फिनिश गुड्स की बात करूं, तो ये चारों आइटम अपने लिए स्टॉक भी है और इन्वेंट्री भी है। इंडेक्स टू का नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इसका मतलब वो इसके ऊपर अप्लाई होता है। अब कुछ ऐसी आइटमें होती है जैसे स्टोर आइटम है जो कि स्टॉक नहीं होता। मान लो मेरे को क्या करना है, फिनिश गुड्स बनाना है। अब जो मशीन से मैं फिनिश गुड्स बनाऊंगा उसको चलाने के लिए मेरे को डीजल की नीड है, और मैंने कुछ डीजल परचेज करके रख रखा है। अब जो डीजल है मैं उसकी ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ना ही मैं उसे एज ए फिनिश गुड्स बनाऊंगा, ना ही मैं उसे एज ए रॉ मटेरियल यूज करूंगा। लेकिन जो मेरे पास डीजल है वो हेल्प करेगा किसमें, प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो वो आपकी स्टोर आइटम है, उसे हम क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री बोलेंगे, बट उसे हम स्टॉक नहीं बोलेंगे। तो जो इंडेक्स टू है वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करता है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर स्टॉक भी आएगा और स्टोर आइटम भी आएंगी। आइए अब डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री कहता है इन्वेंट्री वो असेट है जिसे हम हेल्ड करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, दैट इज आपका फिनिश गुड्स और ट्रेडेड गुड्स। या फिर वो क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, मतलब जो आइटम हम बेचेंगे उसके प्रोडक्शन प्रोसेस में है। या फिर वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाई टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विस। सिंपल सी बात क्या है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में वो आइटम कंज्यूम होगी, या अगर आप सर्विस रेंडर करते हैं तो उसमें वो आइटम कंज्यूम होगी। इसमें आपका रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, स्टोर आइटम भी आ जाएगी। इंडेक्स टू जो है वो आपका इन्वेंट्री के ऊपर अप्लाई है, लेकिन अगर इन्वेंट्री में आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके ऊपर इंडेक्स टू अप्लाई नहीं होगा। जैसे मान लो मैं क्या करता हूं, मैं आपका ट्रेडिंग का काम करता हूं, मैं कंपनियों के शेयर परचेज करता हूं, आपका डिवेंचर परचेज करता हूं, उसका ट्रेडिंग का काम करता हूं, तो वो आपका इंडेक्स टू में कवर नहीं होगा। बायोलॉजिकल एसेट यहाँ पे कवर नहीं होगी। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जितनी बायोलॉजिकल एसेट है सारी सारी 41 में कवर होती है, लेकिन बायोलॉजिकल एसेट में अगर बीरियर प्लांट है तो वो आपका इंडेक्स 16 में कवर हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि इन्वेंट्री को मेजर कैसे करेंगे। आज ना हमारा पड़ोसी ना टक टक कर रहा है, मतलब उसके यहाँ पे कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का ना। इन्वेंट्री को हम कैसे मेजर करते हैं, कहता है इनिशियली हम क्या करें, कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। सर क्या बात कर रहे हो, हमने सुना था इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। मैं आपको बता दूं दोस्त, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन वो वैल्यूएशन होता है आपका कब, सब्सिक्वेंटली। किसी भी इन्वेंट्री को इनिशियली मैं परचेज करता हूं या मैं उसका प्रोडक्शन करता हूं, तो हम इनिशियली किस पर रिकॉर्ड करेंगे, उसे कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। सब्सिक्वेंटली कैसे वैल्यू करेंगे, कहता है सब्सिक्वेंटली के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री के ना दो पार्ट करने पड़ेंगे, फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी, एक आपका रॉ मटेरियल। हम रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस कर रहे हैं फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी का। कहता है फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी का हम वैल्यूएशन करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। ठीक, अब यहां पे ये आइटम बाय आइटम बेसिस का मतलब क्या है, देखिए मैं क्या करता हूं, मैं मोबाइल खरीद के बेचता हूं, ट्रेडिंग का काम करता हूं मोबाइल में, ठीक, और मैं साथ में लैपटॉप भी खरीद के बेचता हूं, लैपटॉप में ट्रेडिंग का काम करता हूं। अब जब मैं इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करूंगा तो मैं बेसिकली कैसे करूंगा, मैं ना मोबाइल की कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन करूंगा और लैपटॉप की कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन करूंगा। मैं कंबाइंड कंपैरिजन नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि देखिए एग्जांपल समझिए, जैसे मेरे पास मोबाइल भी है और लैपटॉप भी है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं, इसकी कॉस्ट आपका 20,000 है और लैपटॉप की कॉस्ट मान लेते हैं 1 लाख। एनआरवी की अगर मैं बात करूं, एनआरवी का मतलब है आपका नेट रिलाइजेबल वैल्यू, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस। बाकी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक। मान लेते हैं मोबाइल की जो एनआरवी है वो आपका है 25,000 और लैपटॉप की एनआरवी 99,000 है। अब अगर मैं इसे कंबाइन करके कंपैरिजन करूंगा तो क्या होगा, 120 और ये आपका आएगा
124, तो वैल्यूएशन किस पे आएगा सर? वैल्यूएशन आएगा 120 पे, ठीक। किस पे आएगा वैल्यूएशन? 120 पे। ये गलत है, क्यों? देखिए इंड एस तो ये कहता है कि आप आइटम वाइज वैल्यूएशन करेंगे। अगर आइटम वाइज हम वैल्यूएशन करते हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है सर? ये 20,000 है, ये 99,000 है, तो आपका 1,19,000 आ गया। बेसिकली हुआ क्या है, इसमें लॉस है जी सर, और इसमें प्रॉफिट है। इस आइटम का लॉस इस प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो गया, जबकि ऐसा अलाउड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस आइटम का लॉस इस आइटम के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो गया, जबकि हम लोग क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल बेस पे वैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करते, लॉस हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। हम कंबाइंड वैल्यूएशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम कंबाइंड वैल्यूएशन करेंगे ना तो एक आइटम का लॉस दूसरे आइटम के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो सकता है, जबकि हमें प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना होता। हाँ, जो हम आइटम वाइज आइटम वैल्यूएशन करेंगे वो आपका इंडिविजुअल आइटम हो सकती है, आपका ग्रुप ऑफ आइटम हो सकती है। जैसे मान लो मेरे पास 1000 लैपटॉप है, तो मैं एक एक लैपटॉप का कंपैरिजन कर सकता हूं, या 1000 लैपटॉप की कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन कर सकता हूं, ठीक। अब क्वेश्चन उठता है कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनआरवी कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइए हम पहले डिस्कस कर लेते हैं एनआरवी कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल कहता है जो आइटम आपके पास है क्लोजिंग डेट पे, आप उसे बेचोगे, हाँ जी। अब जब आप उसे बेचोगे तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कितना होगा, उसमें से आप क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे ना एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस को लेके कुछ कॉन्सेप्ट है, आइए उनको डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो मैं क्या करता हूं, मैं ना मोबाइल बेचता हूं। एक मिनट के लिए मान लो दो मोबाइल मान लो, ठीक है, ये दोनों सिमिलर मोबाइल है। अब क्या हुआ, ये जो मोबाइल है ये बिक गया, ये मेरे पास हेल्ड है, तो मैं इसका वैल्यूएशन करूंगा। अब इसके वैल्यूएशन के लिए जो मोबाइल बिक गया इसका सेलिंग प्राइस मैं कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। अब एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंडेक्स 2 ये कहता है कि अगर ये आइटम ना अप्रूवल डेट से पहले बिक जाती है तो जो भी इसका सेलिंग प्राइस होगा वो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस बन जाएगा एज पर इंडेक्स 10। इसे हम एडजस्टेबल इवेंट मानते हैं, ठीक। अगर ये आइटम नहीं बिकती, सिमिलर आइटम बिकती, सिमिलर आइटम का सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अगर सिमिलर आइटम भी नहीं बिकती तो हम उस केस में क्या करेंगे, फिर मैनेजमेंट एस्टिमेट लगाएगा, ठीक। आगे बढ़े, हाँ जी। देखिए क्या होता है, मान लो मैं ये पेंसिल बना के बेचता हूं, और ये पेंसिल ना ईयर एंड पे इस स्टेज पे है, तो ये क्या कहलाएगी, WIP। अब इसकी एनआरवी में कैसे कैलकुलेट करूं, कहता है क्या ये जो WIP है इसका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस अवेलेबल है। इट मींस क्या कि क्या ये आइटम इस स्टेज पे बिक सकती है। हमने कहा हाँ जी, ये इस स्टेज पे बिक सकती है, तो कहता है फिर क्या करो, आप इसका सेलिंग प्राइस ले लो और इसमें से क्या करो, एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंडिचर माइनस कर दो। सर ये आइटम ना इस स्टेज पे नहीं बिक सकती, तो फिर उस केस में, क्योंकि अगर ये आइटम इस स्टेज पे नहीं बिक सकती तो इसका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस मिलेगा ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, फिनिश गुड्स का एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेंगे माइनस फिनिश गुड्स के एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंडिचर लेंगे माइनस सर क्या होगा, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लेंगे, मतलब इसके ऊपर और कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक। आइए अब डिस्कस करते हैं कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। कहता है कॉस्ट में बेसिकली आपका क्या आएगा, आपका कॉस्ट ऑफ परचेज आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आ जाएगा, और अदर डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी। आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। कॉस्ट ऑफ परचेज में बेसिकली क्या आएगा, कहता है कॉस्ट ऑफ परचेज में आपका परचेज प्राइस आएगा। अगर कोई भी टैक्स आपने पे किया है नॉन रिफंडेबल है तो वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, रिफंडेबल है तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। आपने इन्वेंट्री को परचेज किया तो आपने क्या किया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इनकर्ड की, फ्रेट इनकर्ड किया, कैरेज इनवर्ड भी हम उसको बोल देते हैं। आपने गुड्स को लोड कराया, अनलोड कराया, लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट आ गई, हैंडलिंग कॉस्ट आ गई, ठीक। सो बात की एक बात क्या है कि जो भी डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है ना इन्वेंट्री की, आप उसे क्या करेंगे, उसे कॉस्ट का पार्ट मान के चलेंगे। हाँ एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर आपको कोई ट्रेड डिस्काउंट या वॉल्यूम डिस्काउंट मिला तो उसे आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सेटलमेंट डिस्काउंट यहाँ पे माइनस नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट का क्या मतलब, आइए तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इन्वेंट्री परचेज कर रहा हूँ, तो मैंने इसको बोला कि भाई साहब डिस्काउंट, उसने कहा हाँ जी। मैंने कहा कितना, कह रहा सर 10,000 प्राइस है, लेकिन अभी ना 5% ट्रेड डिस्काउंट चल रहा है, मतलब ये डिस्काउंट हम सबको दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, तो मैं 9500 कॉस्ट कंसिडर कर लूंगा। मैंने उससे पूछा कि भाई साहब क्या रेट चला, उसने कहा 1000 इस आइटम का। मैंने कहा इस पे कोई ट्रेड डिस्काउंट, उसने कहा नहीं कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं। मैंने कहा मैंने 1 लाख आइटम परचेज करना, उसने कहा बैठो ना चाय पियो, हम आपको क्या करेंगे, इसके ऊपर डिस्काउंट दे देंगे, ठीक। इसे हम बोलते हैं रिबेट, वॉल्यूम रिबेट, तो इसे भी हम क्या करेंगे, कॉस्ट में से रिड्यूस कर देंगे। एक होता है आपका सेटलमेंट डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने हमें बोला कि आप अगर 1 वीक के अंदर पेमेंट करोगे ना तो हम आपको ये वाला डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। तो सेटलमेंट डिस्काउंट जो होता है उसे हम क्या करते हैं, P&L अकाउंट के अंदर लेके जाते हैं, उससे कॉस्ट को कम नहीं करते। आइए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का मतलब क्या है कि जब आप फिनिश गुड्स बनाते हैं तो रॉ मटेरियल को जब आप कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में तो उसकी कन्वर्जन कॉस्ट। अब कन्वर्जन कॉस्ट में क्या कहेगा, लेबर कॉस्ट आएगी, ठीक। तो लेबर कॉस्ट में वो कह रहा है कि जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसे आप कंसीडर कर लेंगे। ओवरहेड आएंगे, ओवरहेड बेसिकली दो टाइप के, एक वेरिएबल ओवरहेड, एक फिक्स ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड को हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल बेस पे जैसे जैसे वो कंज्यूम हुए हम उसे कंसीडर कर लेंगे। फिक्स ओवरहेड को हम लोग क्या करते हैं, रिकवरी रेट के बेस पे कंसीडर करते हैं। रिकवरी रेट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैं एक एंटिटी हूं, मेरे यहां पे 1 लाख के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, और नॉर्मली क्या है 10,000 यूनिट प्रोड्यूस होती है नॉर्मली, तो मैं क्या करूंगा 10 के हिसाब से रिकवरी रेट के हिसाब से कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट मान लूंगा। अब मान लो मेरा एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुआ वो 7,000 हुआ है,
तो 70,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगा और बैलेंस जो 30,000 उसे हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। सो बात की एक बात क्या है कि फिक्स ओवरहेड को हम रिकवरी रेट के बेस पर कंसीडर करते हैं। रिकवरी रेट के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर को कंसीडर करेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे, एग्जाम में अगर फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन है तो उसे आप कंसीडर नहीं करेंगे, आपने नॉर्मल प्रोडक्शन कंसीडर करना है। अब अगर मान लो एक्चुअल प्रोडक्शन कम है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रोडक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन तक की कॉस्ट को कॉस्ट का पार्ट मानेंगे और बाकी जो ओवरहेड है आपके फिक्स ओवरहेड उसे क्या करेंगे, P&L अकाउंट के अंदर, उसे हम P&L अकाउंट के अंदर चार्ज कर लेंगे। ठीक, अब ये स्पेशल केस है, ये मैं आपके साथ थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं ना तो कुछ प्रोडक्ट एज ए ज्वाइंट प्रोडक्ट आ जाते हैं। कहता है अगर ज्वाइंट प्रोडक्ट है तो उस केस में हम क्या करेंगे, कहता है उस केस में हम जो टोटल कॉस्ट है उसे ज्वाइंट प्रोडक्ट में एलोकेट कर देंगे। कैसे एलोकेट करेंगे, अगर कॉस्ट को स्पेसिफाई आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हम लोग ना, जैसे मान लो दो मटेरियल बन रहे हैं, मटेरियल ए मटेरियल बी, और हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि मटेरियल ए में कितनी कॉस्ट लगी, मटेरियल बी में कितनी कॉस्ट लगी, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को एलोकेट कर लेंगे। ठीक, अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो उसके हम क्या करेंगे, जो भी ज्वाइंट प्रोडक्ट की सेल वैल्यू है उसकी रेशो में टोटल कॉस्ट को एलोकेट कर लेंगे। अब सेल वैल्यू किस कंडीशन पे लेंगे हम लोग, कहता है जब वो सेपरेट हो रहे, अगर वहां पे सेल वैल्यू अवेलेबल है, या आपका किसी प्रोडक्शन प्रोसेस पे सेल वैल्यू अवेलेबल है, या फाइनल प्रोडक्ट होने के बाद सेल वैल्यू अवेलेबल है, तो जो भी रिलायबल डेटा होगा उसके हिसाब से हम क्या करें, कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे। एग्जाम पर्पज के लिए आपने क्या करना, क्वेश्चन अगर खुद कह दे कि आपने इस बेस पे एलोकेट करना कॉस्ट को, तो उस बेस पे एलोकेट कर देना, और अगर क्वेश्चन नहीं कहता तो आपने क्या करना, फाइनल प्रोडक्ट की जो सेल वैल्यू होगी उसके बेस पे आप क्या करेंगे, ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे ज्वाइंट प्रोडक्ट के अंदर। ठीक, एक कॉन्सेप्ट आपका बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट के केस में हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट में से नेट रिलायबल वैल्यू माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे दो तीन बातें समझने वाली है। कहता है अगर बाई प्रोडक्ट ना आपका मेन प्रोडक्ट है, मतलब वो आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट की तरह अमाउंट मटेरियल रखता है, मैं से बोलता हूँ, अगर मान लो बाई प्रोडक्ट आपका मटेरियल वैल्यू रखता है तो उसके इसमें उसे एज ए ज्वाइंट प्रोडक्ट ट्रीट करेंगे। ठीक, लेकिन अगर उसकी ई मटेरियल वैल्यू तो हम क्या करेंगे, नेट रिलायबल वैल्यू माइनस कर देंगे। अब नेट रिलायबल वैल्यू बाई प्रोडक्ट की कैसे आएगी, बाई प्रोडक्ट की सेलेबल वैल्यू माइनस अगर हमने उसके ऊपर कोई खर्चा इनकर किया है। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि जो आपका बाई प्रोडक्ट है ना उसमें इतने प्रॉफिट हो गया आपका, तो हम उस प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम अल्टीमेट क्या करते हैं, नेट रिलायबल वैल्यू कंसीडर करते हैं। बाई प्रोडक्ट की जो नेट रिलायबल वैल्यू उसे हम क्या करेंगे, उसे टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे और टोटल कॉस्ट को फिर ज्वाइंट प्रोडक्ट में एलोकेट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ना सेल ऑफ स्क्रैप आ जाता है, अगर सेल ऑफ स्क्रैप है तो उसे क्या करेंगे, रिलायबल वैल्यू पे माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट में से, और टोटल कॉस्ट को रिमेनिंग आपका जो ज्वाइंट प्रोडक्ट है उसमें एलोकेट कर देंगे। ये इन्वेंट्री का कॉस्ट फॉर्मूला क्या है, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं अभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट आएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं आएगी। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आएगी, एक तो आपका एबनॉर्मल लॉस आ गया। अगर मान लो कोई भी मटेरियल वगैरह वेस्ट हो रहा है आपका, एबनॉर्मल लॉस है, तो उसे हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे। एबनॉर्मल लॉस के बारे में अभी डिटेल में आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा इस कॉन्सेप्ट के बाद। ठीक, कहता अगर कोई स्टोरेज कॉस्ट है तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो 3 प्रोसेस से होकर जाता है, प्रोसेस 1 से जब 2 में जाएगा ना, कुछ टाइम तक उसे स्टोर करना पड़ेगा, तो वो जो स्टोरेज कॉस्ट है वो डायरेक्ट कॉस्ट है, उसे कॉस्ट का पार्ट मान लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड जो अपने होते हैं उसे हम कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे, सेलिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मैंने प्रमोशनल एक्टिविटी की तो उसको कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। ठीक, आइए अब मैं आपके साथ एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का। देखिए क्या होता है, मान लो मैं एक कंपनी और मैं ना घी में डील करती हूँ। मैंने क्या किया, 100 kg घी परचेज किया, और जो प्राइस है ना पर केजी वो मान लेते हैं 1000, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 1 लाख आ गई। अब नॉर्मली क्या होता है, 2% का लीकेज होता है। इट मीन्स ये है कि मेरे को जो घी मिलेगा, अगर मैं 100 kg घी परचेज करूंगा तो 98 kg मेरे को घी मिलेगा। ठीक, मेरे को क्या मिलेगा, 98 kg घी मिलेगा। अब ये जो 2% का लीकेज है ये मेरा नॉर्मल लॉस कहलाएगा। मैं बेसिकली क्या करूंगा, नॉर्मल लॉस को ना कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट मान के चलूंगा। इट मीन्स ये है कि मैं 1 लाख की कॉस्ट को 98 kg में एलोकेट कर दूंगा। तो 1 लाख डिवाइड बाई 98, 1020.41, ये मेरा कॉस्ट पर केजी आ गई। ठीक, अब रियल में मान लो मेरे को जो घी मिला है वो 95 kg मिला है, तो इस केस में क्या होगा, 3 kg का मेरा एबनॉर्मल लॉस है, तो मैं एबनॉर्मल लॉस को क्या करूंगा, इंटू 3। एबनॉर्मल लॉस जो है इसे मैं P&L अकाउंट में चार्ज कर लूंगा। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसे हम P&L अकाउंट में चार्ज करते हैं एट कॉस्ट प्राइस, और जबकि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट और एनआरवी जो लोअर। ठीक, कई बार ऐसा हो सकता है कि एनआरवी कम है तो हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे होंगे एनआरवी पे, लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस उसे क्या करेंगे, कॉस्ट पे P&L अकाउंट के अंदर चार्ज करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार डिस्कस करते हैं कि रॉ मेटेरियल का वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जो बीच में पॉइंट रहेगा ना, मैं सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। रॉ मेटेरियल का वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे। रॉ मेटेरियल का वैल्यूएशन को डिस्कस करने से पहले ना मैं आपसे क्वेरी पूछ रहा हूँ,
हम फिनिश गुड्स के केस में कॉस्ट का कंपैरिजन एनआरवी के साथ क्यों करते हैं? सर कंजर्वेटिव अप्रोच है। और कोई रीजन? मैं आपको बताता हूं, इसका एक रीजन और भी है। एक्चुअली क्या है कि जो फिनिश गुड्स है ना, इसको लेके हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? सर इसको लेके हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? इसे हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। और जब सेल करेंगे तो क्या रिकवरी हो पाएगी उससे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? एनआरवी से कंपैरिजन करते हैं। लेकिन रॉ मेटेरियल के केस में अगर हम देखें तो रॉ मेटेरियल के केस में तो हमें क्या करना है? उसे फर्दर परचेज करना है, इसे कंज्यूम करना है। बात समझिए, ये मेरा फिनिश प्रोडक्ट है, ठीक। मैं इसके ऊपर जो कॉस्ट इनकट करता हूं वो मेरी कॉस्ट बन गई। अब इसको लेके मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? सर इसको लेके आपको ऑब्जेक्टिव कि आप इसे सेल करेंगे। जब मैं इसे सेल करूं तो मैं कितनी कॉस्ट की रिकवरी कर पाऊंगा? दैट इज कॉल्ड एक तरीके से एनआरवी। अगर एनआरवी ज्यादा है मैं कॉस्ट पे वैल्यूएशन कर लूंगा, एनआरवी कम तो एनआरवी पे वैल्यूएशन कर लूंगा, ठीक। लेकिन अगर मान लो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरे को ये एज ए रॉ मटेरियल यूज करना है, तो मैं इसे बेचूंगा नहीं, बल्कि मैं इसे क्या करूंगा? कंज्यूम करूंगा और नया रॉ मटेरियल परचेज करूंगा। इसलिए रॉ मटेरियल के केस में हम कभी भी एनआरवी से कंपैरिजन नहीं करते। अब रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? कहते हैं अगर फिनिश गुड्स, जिस रॉ मटेरियल से आप क्या करेंगे? फिनिश गुड्स बनाएंगे, उसका सेलिंग प्राइस ज्यादा है किससे? फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस से, या बराबर है, तो उस केस में रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा कॉस्ट प्राइस पे। इसका रीजन क्या? इसका रीजन ये है कि मान लो अगर जो रॉ मटेरियल है आज वो सस्ता भी मिल रहा है ना, तो जो हमने ऑलरेडी कॉस्ट इनकट कर रखी है उसकी रिकवरी हो जाएगी जब हम फिनिश गुड्स को बेचेंगे। तो कहता है रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा एट कॉस्ट प्राइस पे अगर फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर या उससे ज्यादा है। लेकिन अगर फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स के कॉस्ट प्राइस से कम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? रॉ मटेरियल वैल्यूएशन करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्योंकि हम जो नई आइटम परचेज करेंगे दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आगे बढ़े? हाँ जी, आइए अब मैं आपसे एक प्यारी सी क्वेरी पूछूंगा। आप ये बताइए, जो इन्वेंट्री है मेरे लिए वो असेट है या एक्सपेंडिचर है? जो इन्वेंट्री है वो मेरे लिए असेट है, एक्सपेंडिचर है? मैं आपको बता दूं, टिल द डेट जब तक मैं इसे सेल नहीं करूंगा ये मेरे लिए क्या है? असेट है। और जैसे मैं इसे सेल कर दूंगा ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? एक्सपेंडिचर बन जाएगा, ठीक। एक बात को ध्यान रखें कि जब मैं इन्वेंट्री को सेल करूंगा तो उसे मैं पीएनएल अकाउंट में चार्ज करूंगा एज ए कॉस्ट ऑफ सेल, एज ए कॉस्ट ऑफ सेल। और जब भी हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सारी आइटम है ना एट कॉस्ट प्राइस पे आएंगे। किस पे आएंगे? एट कॉस्ट प्राइस पे। सर क्यों? इन्वेंट्री कैलकुलेशन तो हम कॉस्ट और एनआरवी से लोअर पे करते हैं। आइए दोस्त, मैं इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं आपको ना। देखिए मान के चलते हैं कि मेरे पास ना जो क्लोजिंग इन्वेंट्री वो 1 लाख है कॉस्ट, और एनआरवी मान के चलते हैं 95,000 है। तो मैं वैल्यूएशन कैसे करूंगा? 95,000। बिल्कुल ठीक है। मैं बैलेंस शीट के अंदर जो अमाउंट दिखाऊंगा 95,000 दिखाऊंगा, ठीक। लेकिन जब मैं कॉस्ट ऑफ सेल निकालूंगा ना, तो मैं उस केस में क्या करूंगा? इस कॉस्ट को ही कंपैरिजन करूंगा 1 लाख से, और एनआरवी जो कम है 5,000 उसे मैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ना दिखा के, मतलब आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ना दिखा के, मैं 5,000 का लॉस अलग से रिकॉर्ड करूंगा। क्योंकि ये मेरा ट्रेडिंग लॉस नहीं है, ये मेरा एक तरीके से बिजनेस लॉस है। जो आइटम मैंने बेच दी है, देखिए जो आइटम है मैंने बेच दी है उसकी सेल वैल्यू आ गई। अब उन आइटमों का कंपैरिजन मैं किसके साथ करूंगा? उन आइटमों की कॉस्ट के साथ। तो उन आइटमों की कॉस्ट कैसे निकालूंगा? आपका ओपनिंग स्टॉक जो भी आपका कॉस्ट पे है, प्लस परचेजेज एट कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर एट कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट कंसीडर करूंगा। हाँ, अगर एनआरवी कम है तो मैं अलग से क्या करूंगा? अलग से रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री के नाम से लॉस रिकॉर्ड करूंगा, उसे कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट नहीं करूंगा। आगे बढ़े? हाँ जी, कहते हैं इन्वेंट्री को आप एज ए खर्चा कब कब रिकॉर्ड करेंगे? कहता है जब इन्वेंट्री को हमने बेच दिया, या इन्वेंट्री की जो एनआरवी है वो इन कंपैरिजन टू कॉस्ट कम है, तो उस केस में क्या करेंगे? जो डिफरेंस है उतना लॉस हम पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ध्यान देना, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडजस्ट नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है कि मान लो ये आइटम अगले साल नहीं बिकी और जो एनआरवी है वो 97,000 हो गई है, तो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर में ना 2,000 की लॉस की रिकवरी रिकॉर्ड कर लेंगे, मतलब एक तरीके से इनकम बन गई, ठीक। अच्छा मान लो सर अगले साल ये आइटम नहीं बिकी और इसकी एनआरवी 1,02,000 आ गई, तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कितने से करेंगे? सर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हम करेंगे 1 लाख और एनआरवी चार्ज लोअर 1 लाख पे, तो 5,000 की आपकी रिकवरी आ जाएगी, ठीक। चलिए, तो जो 5,000 की रिकवरी से हम क्या करेंगे? पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो मैं इन्वेंट्री को यूज करता हूं किसी पीपी के लिए ना, तो उस केस में मैं क्या करूं? पीपी को जो डेप्रिसिएट करूंगा, तो ओवर ए पीरियड मैंने क्या किया? इन्वेंट्री का खर्चा रिकॉर्ड कर लिया। एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं क्या कर रहा हूं? अपने यहाँ पे एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं और मैं सीमेंट का काम करता हूं। मैंने क्या किया? अपनी ही सीमेंट बिल्डिंग में लगा ली है। तो उस केस में क्या होगा? जो इन्वेंट्री है वो कंज्यूम होगी किसके अंदर? आपका बिल्डिंग के अंदर। तो बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बन गई, तो मैं बिल्डिंग को जैसे जैसे डेप्रिसिएट करूंगा इन्वेंट्री एज खर्चा रिकॉर्ड हो जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया रिवर्सल ऑफ डब्ल्यूडीवी वाला केस। आइए आगे बढ़ेंगे और अब कुछ प्यारी प्यारी सी बातें और डिस्कस करेंगे। अदर रेलिवेंट पॉइंट देखिए, इन्वेंट्री में वो स्पेयर पार्ट नहीं आएंगे, स्टैंड बाई इक्विपमेंट नहीं आएंगे, इंश्योरेंस स्पेयर नहीं आएंगे, जो पीपी की डेफिनेशन क्वालिफाई करते हैं उन्हें हम एज ए पीपी कंसीडर करेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे क्या होता है, मैंने एक मशीन परचेज करके लेके आता हूं आपका यूके से, मान लो, ठीक है। अब जो मशीन मैं यूके से परचेज करके आया हूं
उसके अंदर एक रोड आती है और वो रोड ऐसी है कि चलने को 10 साल चल जाए, ना चलने को एक दिन भी ना चले। और उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर रोड खराब होगी ना तो मशीन नहीं चल पाएगी और रोड को यूके से ही मंगाना पड़ेगा। चलिए मैंने क्या किया, 2 एक्स्ट्रा रोड ले ली। अब वो जो एक्स्ट्रा रोड है वो मेरे लिए स्टोर आइटम है, आपका स्टैंड बाई इक्विपमेंट है, इंश्योरेंस पेयर है। तो क्या मैं उन्हें एज ए इन्वेंटरी क्लासिफाई करूंगा या एज ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? कहते हैं कि आप क्या करेंगे, इंडिया 16 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन लगा के देखेंगे। अगर वो आइटम पीपी की डेफिनेशन क्वालिफाई कर जाते तो आप उसे क्या करें, पीपी मान के चलेंगे, अदरवाइज क्या बन जाएंगे, वो आपके लिए इन्वेंटरी बन जाएंगे। ठीक, बोरिंग कॉस्ट पे क्या ट्रीटमेंट करेंगे, देखिए अगर बोरिंग कॉस्ट इन रिलेशन टू क्वालिफाई से, तो हम क्या करेंगे, उसे कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज बोरिंग कॉस्ट को पेनल अकाउंट में चार्ज करेंगे। एग्जाम पर्पस के लिए प्राइमा फेसी हम इन्वेंटरी को क्वालिफाई नहीं मानते एक्सेप्ट अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय द क्वेश्चन। हाँ, अगर क्वेश्चन ने सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन निकल के आता है वो आपका क्वालिफाई सेट की डेफिनेशन क्वालिफाई करता है, तो उसके हम फिर उसे क्या करेंगे, बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक, लेकिन प्राइमा फेसी जो इन्वेंटरी है एग्जाम पर्पज के लिए, जैसे मान लो क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि आपने एक इन्वेंटरी परचेज की लोन लेके, तो वो क्वालिफाई सेट नहीं बनेगी क्योंकि उसको एक्वायर करने में आपको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगा। अगर मान लो हमने क्या किया, इन्वेंटरी को परचेज किया है और पेमेंट बाद में की है, डेफर्ड पेमेंट की वजह से क्या होगा, आपका जो प्राइस आपने एक्स्ट्रा पे किया है हम उसे एज इंटरेस्ट कॉस्ट कंसीडर करेंगे। इट मींस ये कि हम कैश प्राइस के बराबर इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करेंगे और जो डिफरेंस होगा डेफर्ड पेमेंट और आपका कैश प्राइस में, वो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बन जाएगी, जिसे हम ट्रीट करेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 23। ठीक, क्या जो पैकिंग मटेरियल है वो इन्वेंटरी की कॉस्ट का पार्ट माने या ना माने? देखिए पैकिंग मटेरियल बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, एक सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। मान लो मैं कोल्ड ड्रिंक बेचता हूं, अब अगर मैं कोल्ड ड्रिंक बेचूंगा तो उसे कैसे बेचूंगा, तो उसको आपने किसी ने किसी कंटेनर में कंटेन करना पड़ेगा। तो वो जो कंटेनर है ना वो आपका प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है, उसे हम क्या करेंगे, कोस्ट का पार्ट मान के चलेंगे। अब कुछ पैकिंग मटेरियल ऐसे होते हैं जो फॉरवर्डिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए काम आते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या किया, 10 कोल्ड ड्रिंक का एक पैक बना दिया, एक आपका कंटेनर परचेज किया और उसमें 10 कोल्ड ड्रिंक रख दी, तो वो जो कंटेनर है वो आपका सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल, उसे हम कोस्ट का पार्ट नहीं मान के चलेंगे। आइए अब एक काम करते हैं, पहले पेज से लग जाते हैं और जो जो पॉइंट अपने पेंडिंग है उनको डिस्कस करते हुए चलते हैं। देखिए फर्स्ट पेज पे अगर आप देखेंगे तो कोस्ट इन स्पेशल केसेस पेंडिंग है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप कौन हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इन्वेंटरी को कोस्ट पर दिखाएंगे। अब आप बात समझिए, जैसे मैंने आपको रॉ मटेरियल के टाइम पे बताया था कि रॉ मटेरियल का ऑब्जेक्टिव अल्टीमेट उसे सेल करना नहीं होता, उसे कंज्यूम करना होता है, इसलिए वहां पे एनआरवी का कोई रोल नहीं आएगा। ऑन द सेम ट्यूनिंग अगर एक सर्विस प्रोवाइडर है तो उसके पास जो इन्वेंट्री है उसका ऑब्जेक्टिव उसे कंज्यूम करना, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, तो हम उसे क्या करेंगे, कोस्ट पर वैल्यू करेंगे, कोस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी, आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट को मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ना फार्मिंग का काम भी करता हूँ, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता हूँ, तो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उसके ऊपर आपका इंड AS 41 लग जाएगा। और मैं ऑरेंज का जूस भी बेचता हूँ। अब जब मैं जूस बेचता हूं तो वो मेरे लिए, क्योंकि हेल्प फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो इंड AS 2 लग जाएगा, उसके ऊपर इन्वेंट्री बन गई। अब ऑरेंज के जूस के लिए मैं ऑरेंज बाहर से परचेज नहीं करता, बल्कि मैं क्या करता हूं, मेरे पास ना ऑरेंज ट्री है जो कि बीरेड प्लांट है, इंड AS 16 के अंदर आते हैं। ठीक, उनसे मैं ऑरेंज को हार्वेस्ट करता हूं। कहता है अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हार्वेस्ट करते हो फ्रॉम बायोलॉजिकल असेट, तो एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट जो भी फेरोलेस कॉस्ट टू सेल होगी वो आपकी इन्वेंटरी की कॉस्ट बन जाएगी। एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो जूस के लिए जो ऑरेंज की कॉस्ट बनेगी वो क्या बनेगी, एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, जब मैंने ऑरेंज को हार्वेस्ट किया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी ऑरेंज की फेरोलेस कॉस्ट टू सेल है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, ये सारे पॉइंट डिस्कस हो गए थे। अब मैं आपको इंड AS 2 को ना एक डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए इंड AS 2 बात करता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की। फिनिश गुड्स WIP का वैल्यूएशन कैसे करेंगे हमने डिस्कस कर लिया, रॉ मटेरियल वैल्यूएशन कैसे करेंगे हमने डिस्कस कर लिया। फिनिश गुड्स की अगर मैं बात करूं या WIP की, तो हम इसका वैल्यूएशन करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी हमने डिस्कस कर लिया। कॉस्ट में अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जिसमें मैंने मेटेरियल कॉस्ट वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया, आपका कन्वर्जन कॉस्ट वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया। आइए मेटेरियल कॉस्ट को लेके एक प्यारा सा पॉइंट और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कहता है जो मेटेरियल है आप उसे इन्वेंट्री की कॉस्ट में कैसे कंसीडर करेंगे। कहता है सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इन्वेंट्री है ना उसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है वो आपका इंटरचेंजेबल है, नॉट इंटरचेंजेबल है। मतलब सर मान के चलते हैं कि मैं एक पब्लिशिंग हाउस हूं और मैं क्या करता हूं, बुक्स खुद प्रिंट करके आगे सेल करता हूं। ठीक, अब जो बुक्स के अंदर पेपर यूज हो रहे हैं वो सारे पेपर मैं सेम टाइप के यूज करता हूं, तो वो आइटम कहलाएंगे इंटरचेंजेबल। ठीक है, अब जो बुक के कवर है ना वो अलग होते हैं, मान लो टैक्स की बुक है उसका कवर अलग है, अकाउंट की बुक है उसका कवर अलग है, तो क्या मैं वो जो कवर है, और उस कवर की क्वालिटी भी अलग होती है। एक मिनट के लिए मान लो जैसे टैक्स की बुक जो है ना उसका कवर ऐसे होता है, ठीक है, और जो अकाउंट की बुक है मान लो एक मिनट के लिए उसका कवर ऐसे। अब ये जो कवर है ये आपस में इंटरचेंजेबल नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाएंगे, मतलब हम स्पेसिफिकली कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे।
जो पेपर है वो आपके कॉमनली यूज होते हैं, तो उसके में हम क्या करेंगे, आइटम इंटरचेंजेबल है तो अदर मेथड लगाएंगे, जिसमें आपका FIFO आ जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड आ जाएगा। अब FIFO मेथड में हम क्या करेंगे, जो पहले आइटम आई है उसे पहले यूज करेंगे और जो आइटम बाद की है वो अपने पास बची होगी, ठीक। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, जो भी आपके पास इन्वेंटरी है इंक्लूडिंग आपका ओपनिंग स्टॉक, उसके हम वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। अब जो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड है इसके अंदर बेसिकली आपके दो मेथड आते हैं। एक मेथड का नाम होता है आपका पीरियोडिक वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। पीरियोडिक वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड क्या कहता है कि आप क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपने परचेज की है उन सब की कॉस्ट को आपके पास जितनी आइटम है ओपनिंग और जितनी आइटम आपने परचेज की है उन सब के अंदर वेटेड एवरेज के हिसाब से एलोकेट कर देंगे, ठीक। मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो अपने पास ना, एक मिनट में मेन सीट पे आ जाऊं एक बार, जी सर। 1000 आइटम है ओपनिंग और एक की कॉस्ट 100 है, ठीक। अब मैंने क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर मान लो 2000 आइटम परचेज की 105 के हिसाब से, 3000 आइटम परचेज की आपका 106 के हिसाब से। अब अगर मैं FIFO मेथड की बात करूं, मेरे पास मान लो 500 इन्वेंट्री बची हुई है, तो ये बिक गई, ये बिक गई, ये बिक गई, ये बची हुई है, तो इसमें से बची होगी, दैट इज कॉल्ड FIFO मेथड। अगर मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड की बात करूं तो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में आपका जो पीरियोडिक वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड वो पता क्या कहता है, वो ये कहता है कि आपका ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, ये आपका आ गया 2000 इंटू 105 टू 10 और आपका 3000 इंटू 106 3,18,000। तो आप क्या करेंगे, ड्यूरिंग ए पीरियड ओपनिंग स्टॉक और जो परचेज आपने की है उन सब का आप वेट निकाल लेंगे, जैसे 210 प्लस 1 लाख 6,28,000 डिवाइड बाय आपका 6,000 104.67। दिस इज कॉल्ड आपका पीरियोडिक वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। एक होता है कॉन्टिन्यूस वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ये मेथड पता क्या कहता है, मेथड ये कहता है कि जैसे आप किसी भी आइटम को परचेज करेंगे आप क्या करेंगे, उसके बाद प्राइस को अपडेट कर देंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे ये अपने पास ओपनिंग स्टॉक, तो हमने पहले आइटम परचेज की, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस्ट को अपडेट करेंगे। अब जो यहाँ पे आइटम वगैरह सेल होगी तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, इसके हिसाब से आएगी। अब जो रिमेनिंग आइटम बच जाएगी उसमें फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद अपडेट करते हैं। मतलब हर परचेज के बाद हमें क्या करना है, कॉस्ट को अपडेट करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन करते हैं हम लोग फिनिश गुड्स और WIP के केस में कॉस्ट और NRV लोअर के हिसाब से करते हैं। कॉस्ट में बेसिकली क्या आएगा सर, कॉस्ट में क्या क्या आएगा, हमने इस बात को बिल्कुल डिस्कस कर लिया। अब मटेरियल कॉस्ट को लेके एक बात और मैं आपको बता देता हूं। देखिए मटेरियल कॉस्ट को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइदर बाय यूजिंग स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड और अदर मेथड। अब जो भी मेथड यूज करेंगे वो आपका कॉस्ट फॉर्मूला बन जाएगा। और इंडेक्स तो ये कहता है कि सेम काइंड ऑफ इन्वेंट्री में आप क्या करेंगे, सेम कॉस्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। सेम काइंड ऑफ इन्वेंट्री में आप क्या करेंगे, सेम कॉस्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब कॉस्ट प्राइस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर, एक्चुअल कॉस्ट के बेस पे। लेकिन मैं आपको बता दूं जो एक्चुअल कॉस्ट है ना इसमें भी कहीं ना कहीं एस्टिमेट इन्वॉल्व होता है। सर कैसी बातें करें, हाँ जी देखिए अगर मैं एक्चुअल कॉस्ट में बात करूं मटेरियल कॉस्ट की, तो चलो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में हम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कॉस्ट को। लेकिन इंटरचेंजेबल आइटम में क्या है, आपका कहीं ना कहीं एस्टिमेट इन्वॉल्व है, क्योंकि एग्जैक्ट आइटम कौन सी हो तो आप नहीं बता सकते, ठीक। लेबर कॉस्ट में क्या है, एस्टिमेट इन्वॉल्व होता है। ओवरहेड कॉस्ट में क्या होता है, आपका एस्टिमेट इन्वॉल्व होता है। तो एक्चुअल कॉस्ट में टू सम एक्सटेंट क्या होता है, एस्टिमेट इन्वॉल्व होता है। इंडेक्स तो ये कहता है कि हम आपको क्या कह रहे हैं, एंटिटी को कहता है कि हम आपको ना 3 टेक्निक दे रहे हैं, आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, अदर टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, और आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट को। अगर मान लो आपका जो कॉस्ट डिपार्टमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, आपके जो बस्टरी इन्फॉर्मेशन है ना वही आपकी रियल में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती, वेरिएशन बड़े कम आते, तो उसके समय आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड फॉलो कर लेंगे। इट मीन्स ये कि आप इस मेथड को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एस्टिमेट इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी एस्टिमेट इन्वॉल्व है। और जब आपके जो बस्टरी इन्फॉर्मेशन होती है वही आपकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आती है, वेरिएशन बड़े कम आते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको प्रायोरिटी दे लेंगे। कभी कभी क्या होता है, एंटिटी ना ऐसे प्रोडक्ट में डील करती है जो लार्ज नंबर में होते हैं और रैपिडली चेंज होते हैं, जैसे आपका हार्डवेयर का बिजनेस है। बट ऐसे बिजनेस के अंदर क्या होता है, एक कॉमन चीज होती है सारी इन्वेंट्री में, वो होती है कि उनके अंदर जो परसेंटेज ऑफ मार्जिन होता है ना वो आपका ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ऐसे केस में कॉस्ट आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। जैसे अगर आपका हार्डवेयर का बिजनेस है उसमें आपके 1000 टाइप के तो बैरिंग मिल जाएंगे, नट बोल्ट मिल जाएंगे बड़े सारे टाइप के ना। तो ऐसे केस में वो कहता है कि आप कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपका रिटेल प्राइस है उसको रिड्यूस कर देंगे आप ग्रोस मार्जिन से, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप FR क्विकर पे आएंगे। देखिए इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर्मूला, द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शैल बी असाइन्ड बाय यूजिंग द FIFO और वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला। एन एंटिटी शैल यूज द सेम कॉस्ट फॉर्मूला फॉर ऑल इन्वेंट्री हैविंग ए सिमिलर नेचर एंड यूज टू द एंटिटी।
अगर एंटिटी के पास जो इन्वेंट्री है उसकी सिमिलर नेचर और यूज है तो एंटिटी क्या करेगी, सेम कॉस्ट फॉर्मूला अप्लाई करेगी। एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग है बट इन्वेंट्री की जो नेचर और यूज सेम है तो उस केस में हम अलग कॉस्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। प्लीज ध्यान देना, इन्वेंट्री के केस में अगर इन्वेंट्री की नेचर और यूज सिमिलर है तो उस केस में हम अलग कॉस्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, इरिस्पेक्टिव कि आपका लोकेशन सेम है लोकेशन अलग है। मींस अगर लोकेशन अलग भी होगी तो भी हम लोग डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, हमें सेम कॉस्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इन केस इन्वेंट्री हैविंग सिमिलर नेचर एंड यूज। ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया, रिटेल मेथड आ गया, ये पॉइंट अपना डिस्कस हो गया है, ये सारी बातें अपनी डिस्कस हो गई है। ये देखिए, अगर मान लो डिफरेंट लोकेशन है तो हम डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैविंग सिमिलर नेचर एंड यूज ऑफ द इन्वेंट्री। अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। देखिए, एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन बताना पड़ेगा उसे, अमाउंट जो उसने रिकॉग्नाइज किया पीएनएल में, इन्वेंट्री जो सोल्ड आउट होगी, इन्वेंट्री जिसमें आपका सोल्ड आउट होगी तो एज एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर लेंगे, इन्वेंट्री की अगर एनआरवी कम है तो रिटर्न डाउन वैल्यू का जो लॉस है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर मान लो आपका इन्वेंट्री की जो एनआरवी बढ़ गई है तो उसके इसमें रिवर्सल कर देंगे। इन्वेंट्री को हमने प्लेज रखा है एज ए सिक्योरिटी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कोविड-19 की वजह से हालांकि क्वेश्चन के बड़े कम चांस है, लेकिन हाँ, अगर कोई सिचुएशन इंस्टीट्यूट बना के दे देता है एग्जाम के अंदर तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ था तो उसके बाद ना जो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस था वो रिड्यूस हो गया था, क्या हम उसे कंसिडर करेंगे, बिल्कुल कंसिडर करेंगे। सेकंड क्या होता है, लॉकडाउन की वजह से ना प्रोडक्शन बंद हो गए थे। अब जो प्रोडक्शन बंद हो गए थे तो उसमें क्या होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन कम हो गया था, तो क्या हम फिक्स ओवरहेड के केस में जो रिकवरी रेट कैलकुलेट कर रहे थे उसे एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, नहीं, उसे हम नॉन प्रोडक्शन के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे। आइए, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट और अपना बच गया। देखिए, इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या आएगा, एक तो कॉस्ट ऑफ परचेज आ जाएगा, एक आपका कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आ जाएगा, एक आपका अदर कॉस्ट है। अब यहाँ पे जो अदर कॉस्ट है, कहता है वो कॉस्ट आ जाएंगी जो डायरेक्ट कॉस्ट है, जो इन्वेंट्री को उस कंडीशन और पोजीशन में लाने के लिए नेसेसरीली इनकट करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे कई बार क्या होता है कि जो कस्टमर होता है ना वो कस्टमाइज बेस पे इन्वेंट्री बोलते हैं। जैसे मान लो मैं एसी बेचता हूँ, उन्होंने कहा जी एसी के अंदर ये फीचर होना चाहिए, हमने कहा जी एसी के अंदर ये फीचर तो है नहीं, उन्होंने कहा कि आप हमारे बिहाफ पे क्या करो, एसी के अंदर ये फीचर डाल दो। तो यहाँ पे कस्टमाइज बेस जो मैंने इन्वेंट्री बनाई उसमें क्या आ जाएगा, जो भी कस्टमर की साइड से रिक्वायरमेंट आई है और उसके ऊपर मैंने डायरेक्ट कॉस्ट इनकट की है तो वो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगा। चलिए, इसी के साथ इंडिया 2 का रिवीजन समाप्त होता है। आप ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये रिवीजन वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि जो आपके कमेंट है ना ये मेरे को और मोटिवेट करते हैं और ऐसी ऐसी वीडियो बनाने के लिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।